एडजस्टमेंट, समायोजन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक से दो क्वेश्चन यहां से आते हैं। पहले ही देख लेते हैं वो कौन से कंटेंट है जो हमें पढ़ना है, ताकि हमें एक फ्रेमवर्क मिल जाए कि हमें टॉपिक कैसे स्टडी करना है। बात समझ ना? ओके। अब ये अलग तरह का टॉपिक है, ये समझने का टॉपिक है। बात समझ ना? इसमें अप्लाइड बहुत बनता है। क्लियर? और जिस टॉपिक के अंदर अप्लाइड क्वेश्चन बनते हो वो टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? ओके। तो मैंने कहा इसमें सबसे पहले हल्की फुल्की बातें हैं। क्लियर? क्या समायोजन क्लियर का अर्थ तथा समायोजित व्यक्ति के लक्षण। ओके। मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंड करेक्टर ऑफ एडजस्टेबल पर्सन। क्लियर? ओके। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे समायोजन के उपाय। ओके। या इसी को कहते हैं अहम रक्षा युक्तियां। क्लियर? ओके। मैंने कहा मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट, या इसी को कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, या डिवाइस। ओके। इसमें चार तरह के पढ़ेंगे। एक प्रत्यक्ष उपाय डायरेक्ट मेथड, एक अप्रत्यक्ष उपाय इनडायरेक्ट मेथड, एक आक्रामक उपाय एग्रेसिव मेथड, एक क्षतिपूर्ति उपाय कंपनसेटरी मेथड। चार मेथड हम इसमें पढ़ते हैं, और जिसमें जो इनडायरेक्ट है उसके अंदर 10 मेथड है, और वही इस टॉपिक की जान है। बात समझ में आए? बोलो ओके। मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? उसके बाद मानसिक रोग। ओके। बोलो के प्रकार। यहां पर अपन लिखेंगे, क्या लिख रहा हूं? बोलो समायोजित क्लियर व्यक्ति के मानसिक रोग। ओके। यानी मेंटल डिसऑर्डर। क्लियर? ठीक है। ऑफ नॉन, मैंने कहा नॉन एडजस्टेबल पर्सन। ठीक है भाई, कोई पर्सन कहीं पर एडजस्ट नहीं होगा तो मेंटल डिसऑर्डर तो होंगे ही होंगे। या तो एंजाइटी में आएगा, या डिप्रेशन में आएगा, या बोलो आपसे मेरे को टेंशन में आएगा, या प्रेशर में आएगा। क्लियर? तो क्या डिफरेंस होता है इन सब में? एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, टेंशन क्या होती है, वो सारे फंडे यहाँ क्लियर करूंगा। ओके। बात समझ में आए? ये भी बड़ा समझने का है। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य। क्लियर? ओके। मेंटल हेल्थ। ओके। क्या पढ़ेंगे? बोलो मेंटल हेल्थ। ओके। ये भी पूरा एक साइंस है। बोलो मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, क्या डेफिनेशन ये है। मतलब मोटा मोटा मैंने इस चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? चार। लेकिन आप देखोगे तो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया इनको और इनको। मतलब क्वेश्चन या तो इनसे आता है या इनसे आता है, और ये पूरी तरह से समझने की चीज है। क्लियर? ओके। तो आपसे मैं कह रहा हूं, हमें एक पता चल गया कि हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है। बात समझ में आए? बोलो। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन होगा कि भाई एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है, एक कोई एडजस्टेबल पर्सन है उसके क्या करेक्टर होते हैं, हल्की फुल्की बातें। मेन चीज है ये, और ये नोट करोगे।
ओके, ये क्या लिखा था? मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंड करेक्टर ऑफ एडजस्टेबल पर्सन। क्लियर? ओके, तो एक बार नोट किया बोलो आपने? ओके, बात समझ में आए बोलो? हटा दूं? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा समायोजन का अर्थ, ठीक है, मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मैंने कहा समायोजन दो वर्डों से मिलके बना है। सम, मैंने कहा समायोजन दो वर्डों से मिलके बना है, सम प्लस आयोजन। क्लियर? सम का मतलब होता है भली भांति या अच्छी तरह से, और आयोजन का मतलब होता है व्यवस्था। क्लियर? ओके, इसका मतलब समायोजन क्या हुआ बोलो? अपने आप को, ठीक है, अच्छे से व्यवस्थित करना क्या कहलाता है बोलो? समायोजन। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि मैं यहां पर लिखूं समायोजन के लक्षण, या मन ही मन में सोचूं कि समायोजित व्यक्ति के लक्षण। बात तो एक ही है, क्योंकि लक्षण तो समायोजित व्यक्ति के ही होंगे। ये तो एक गुण है, ये तो क्या है? प्रॉपर्टी है। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर बोलो क्या लिखा मैंने? करेक्टर ऑफ एडजस्टमेंट या करेक्टर ऑफ एडजस्टेबल पर्सन। क्लियर? बोलो बहुत सारे करेक्टर। नंबर वन बोलो, जो 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 समायोजित व्यक्ति होगा वो खुश रहेगा, दुखी रहेगा, सुखी रहेगा, दुखी रहेगा, सुखी रहेगा। पहली चीज, जो 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 समायोजित व्यक्ति है वो दूसरों का बोलो बुरा भला भला चाहने वाला होगा, बुरा चाहने वाला होगा? भला चाहने वाला होगा। जो समायोजित व्यक्ति होगा वो सामंजस्य बनाए जाने रखने वाला होगा कि कठिनाइयां पैदा करने वाला होगा? सामंजस्य बनाए रखने वाला होगा। समायोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है कि कभी कभी होने वाली प्रक्रिया है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब समायोजन ये कहता है कि एक व्यक्ति को हर समय समायोजित रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है क्लास में बैठा तब तो समायोजित है, बाढ़ में रोड पे जाते जैसे रोड तो अकेले की है। अरे समझे समझे बोलो? जब आप खा रहे हो, जब आप पी रहे हो, जब आप सो रहे हो, जब आप चल रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, एवरी टाइम आपको क्या करना पड़ता है? अपने आप को व्यवस्थित रखना पड़ता है। व्यवस्थित रखना पड़ता है मतलब एडजस्टेंट रखना पड़ता है। बस में सफर कर रहे हो, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ माना फोन में कुछ देख रहे हो लेकिन जोर जोर से ठहाके लगा रहे हो तो भी पास वाला डिस्टर्ब होगा। बोलो आपसे मैं करूँ सीट पे हो तो पूरा लेट ऐसे हो, बोलो पास में खड़ा है तो खड़ा है, ऐसा नहीं। बोलो बात समझ में आए बोलो? मतलब समायोजित का मतलब समझ गए? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है
जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, और हर जगह सार्वभौमिक, आपको सब जगह समायोजित होना पड़ेगा तो ही आप समायोजित कहलाओगे। क्लियर? ओके, तो मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? तो कुछ करेक्टर लिखते हैं। मैंने कहा समायोजन, समायोजित, क्लियर, समायोजित व्यक्ति, क्लियर, ओके, सुखी रहता है, ठीक है, ओके, क्योंकि वो किसी से शिकायत करेगा ही नहीं। और शिकायत कौन करता है? जो समायोजित नहीं है। जो समायोजित है वो तो शिकायत करेगा ही नहीं, वो तो एडजस्टेबल है, जहाँ एडजस्ट करना चाहो वहाँ एडजस्ट कर लेगा। और समझे समझे बोलो? क्लियर? मैंने कहा समायोजित व्यक्ति, क्लियर, ओके, मैंने कहा साहसी, क्लियर, और मैंने कहा क्या होगा बोलो? परिश्रमी, ठीक है, होता है, ठीक है, बोलो, क्योंकि जो मेहनती होगा वो हमेशा क्या होगा बोलो? परिश्रमी भी होगा और साहसी भी होगा। क्लियर? बहाने बहाने वो बनाएगा ही नहीं, बात समझ ना? ओके, मैंने कहा समायोजन, ठीक है, सतत, बोलो, चलने चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, ओके, कैसा प्रोसेस है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजित व्यक्ति, क्लियर, ओके, कठिनाइयों, ठीक है, बोलो, को सरल बनाता है, ठीक है, जो एडजस्टेबल होगा, कितनी से कितनी भी कठिनाई आ जाएगी उसको भी क्या बनाएगा? इजी बनाएगा। और जो समायोजित नहीं होगा वो क्या होगा? सरल समस्या को भी क्या बना देगा? कठिन बना देगा। क्लियर? ओके, मैंने कहा समायोजित व्यक्ति, क्लियर, व्यक्ति, ओके, मैंने कहा चिंता, तनाव, ओके, चिंता मतलब क्या बोल रहा हूं? एंजाइटी, टेंशन, क्लियर, ओके, कुंठा, ओके, बोलो, कुंठा, ओके, बोलो, कुंठा कोई हिंदी में क्या कहते हैं? भगनासा। इंग्लिश में कहते हैं, बोलो क्या? फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, ओके, मैंने कहा से मुक्त रहता है, ठीक है, मतलब फ्री रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाऊंगा समझ में आया बोलो? जब असमायोजित की बात करूंगा तब बताऊंगा। क्लियर? कि ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है। मैंने क्या लिखा समझ में आया? समायोजित व्यक्ति एंजाइटी से फ्री रहता है, टेंशन से फ्री रहता है, फ्रस्ट्रेशन से फ्री रहता है, कन्फील्ड से फ्री रहता है। कन्फील्ड समझते हो बोलो? द्वंद्व, द्वंद्व, बात समझ में आया बोलो? क्लियर? ओके, नोट करोगे? ये तो बिल्कुल हल्की फुल्की चीजें हैं, बोलो क्लियर? ओके, ओके,
समायोजित व्यक्ति खुद तो सुखी रहेगा और दूसरों को भी दुखी नहीं करेगा। क्लियर? आया समझ में? बोलो। ठीक है, हो गया? बोलो। हो गया? ओके। चलो, ये तो जनरल बातें बताई मैंने, बात सुनो ना। ओके, कभी क्वेश्चन आ जाए समायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है या है, तो दे पाओ। मेन चीज है जो बताने जा रहा हूं। हो गया ये तो? नोट बोलो। ओके। समायोजन कैसी प्रक्रिया है? सतत चलने वाली। इसका मतलब समझ गए? कैसा नहीं खाली पढ़ रहे हैं तभी एडजस्ट रहे, बाकी क्या करना, ऐसा नहीं है। लाइफ में हर जगह क्या रहना करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट। और जो एडजस्टमेंट नहीं करता है वो दुखी रहता है। बात समझ रहे हो ना? ओके, मैंने आपको पहले ही कहा कि साइकोलॉजी न केवल एक सब्जेक्ट है, आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। बोलो, आपको बहुत कुछ सिखाता है। बात समझ रहे हो ना? ओके, इसीलिए जब कोई इंसान टीचर बनना चाहता है तो टीचर्स के हर एग्जाम के अंदर साइकोलॉजी आता ही आता है। क्योंकि बोलो, बिना मनोविज्ञान के, बिना शिक्षा मनोविज्ञान के एक अध्यापक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये किसने कहा? स्किनर ने कहा। क्लियर? और बहुत बार ये लाइन भी एग्जाम में पूछी गई है। अब आपसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने कहा समायोजन के उपाय। क्लियर? ओके, मैंने लिखा यहां पर मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट। क्लियर? ओके। अब क्या होता है कि हम लाइफ में समायोजन को एक छोटा सा वर्ड समझते हैं, यार एडजस्ट एडजस्ट एडजस्टमेंट। अब यहाँ तो हम एक टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं। बोलो, क्या पढ़ रहे हैं? एक टॉपिक की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो हम इस समायोजन के बारे में सब कुछ जानेंगे। क्लियर? तो मैंने कहा कितने मेथड? 4 मेथड। क्लियर? ओके, पहले 4 मेथड कौन से है? मैंने लिखा पहला प्रत्यक्ष उपाय। क्लियर? ओके, अब नोट मत करना, इधर ध्यान देना। पहला मैंने कहा पहले क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट मेथड्स। क्लियर? फिर दूसरा है अप्रत्यक्ष, बोलो, उपाय या विधिया, सब एक ही बात होता है। क्लियर? इन डायरेक्ट मेथड। ठीक है? फिर तीसरा मैंने कहा आक्रामक उपाय। क्लियर? ओके, आक्रामक उपाय या विधिया, बोलो एग्रेसिव मेथड्स। क्लियर? और उसके बाद नंबर 4 पढ़ेंगे क्षतिपूर्ति पूरक उपाय। क्लियर? क्षति पूरक, ओके, मैंने कहा उपाय। क्लियर? यानी कंपनसेटरी, बोलो, मेथड्स। क्लियर? ओके, अब इन 4 मेथड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का खजाना है, वो है ये मेथड। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर 10 मेथड है। बात समझ ना? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इससे भी पूछे गए हैं। क्लियर? इससे भी पूछे गए हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं ये 4 मेथड में एक पहले मैं आपको बता दूं, बोलो कौन सा?
प्रत्यक्ष उपाय। ओके, नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, देखो मेरे कहने का मतलब एक व्यक्ति को ज्यादातर समायोजन की जरूरत कब पड़ती है, जब वो असफल होता है। बात समझ में है? जब वो क्या होता है, असफल। बात समझ में है? तभी तो वो कोई एंजाइटी में, कोई डिप्रेशन में। असफल का मतलब खाली एग्जाम में ही असफल नहीं होता है, असफलता बहुत होती है। प्यार में असफलता, मैं क्या बोल रहा हूँ, विवाह में असफलता, एग्जाम में असफलता, किसी खेल में असफलता। अरे बोलो समझे समझे, मतलब जनरली हम असफलता का मतलब एग्जाम से ही जोड़ते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बोलो बात समझ में? दोस्ती में असफलता मतलब अनसक्सेस, मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ किसी में भी हो सकती है। क्लियर? और जब जब इंसान असफल होता है तभी वो असमायोजित या मानसिक रोग वाला बनना प्रारंभ करता है। बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर हम समायोजन के उपाय पढ़ रहे हैं, और वो भी डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। बोलो प्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष उपाय क्या? नंबर वन, बोलो जो भी आपसे मैं कह रहा हूँ कठिनाई आई है, क्लियर, उसका निराकरण करना। बात समझ में? मतलब फेस टू उसको फेस करना, कोई भी प्रॉब्लम आया उसको। क्लियर? दूसरा, बोलो असफलता का विश्लेषण करना। क्या करना? विश्लेषण। विश्लेषण समझते हो? एनालिसिस करना। और आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। क्लियर? तीसरा, मार्ग बदलना। क्लियर? बोलो आपसे ये भी प्रत्यक्ष विधि है। कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, एक दो बार नहीं हुआ, चल कोई बात नहीं, अब मैं टीचर्स की करूंगा। बात समझ में? तो ये भी प्रत्यक्ष विधि है। ये भी क्या है? प्रत्यक्ष विधि। और किसी भी तरह का एग्जाम का फॉर्म बदलना ही छोड़, पढ़ना ही छोड़ देना, ये प्रत्यक्ष नहीं है। बोलो प्रत्यक्ष का मतलब समझ रहे हो? बोलो प्रत्यक्ष का मतलब है प्रॉब्लम को फेस करना। बात समझ में? और अगर इससे नहीं तो किसी और से, बोलो आपसे मेरे को उसको एडजस्ट करना। क्लियर? तो ये तो क्या होगा? प्रत्यक्ष विधियां। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर समस्या, क्लियर, का प्रत्यक्ष निराकरण। क्लियर? ओके, निरा निराकरण करना। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर असफलता, ठीक है, का विश्लेषण, बोलो करना। ठीक है, बात समझ में? देखो अभी मैं अप्रत्यक्ष पढ़ाने वाला हूँ। एस प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होंगे, जिसमें कोई अनसक्सेसफुल रहा, असफल रहा, तो उसका एनालिसिस नहीं करेगा, बहाने बनाएगा। मैं तो बीमार हो गया था वरना तो एग्जाम में टॉप कर जाता। ये प्रत्यक्ष नहीं है। बात समझ में? मैं मेरे को तो पढ़ाई अच्छा नहीं वरना मैं तो टॉप कर जाता। ये भी क्या है? इनडायरेक्ट है। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में समझ रहे हो? प्रत्यक्ष में क्या होगा? इंसान उस, बोलो उस प्रॉब्लम को, असफलता को फेस करेगा। बात समझ में आए? बोलो एनालिसिस करेगा, एक्सेप्ट करेगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? ओके, और अगर वो चीज उसको बहुत टफ लगती है तो उसकी जगह मार्ग बदल लेगा। बात समझ में? ओके ओके, तो मैंने कहा असफलता का विश्लेषण करना। क्लियर? मैंने कहा यहाँ पर मार्ग बदलना। क्लियर? ओके, मार्ग बदलना का मतलब मीनिंग समझे आप? बोलो क्लियर? मैंने कहा इससे, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ओके टीचर, बोलो बात समझ गए? और मार्ग बदलने का मतलब ये भी प्रत्यक्ष है। ये भी क्या है? प्रत्यक्ष है कि किसी ने अपना ये गोल बनाया, नहीं मिला, इसको गोल बनाया, सफल हो गया और लाइफ में एडजस्ट है। और समझे समझे? बोलो क्लियर? तो ये भी क्या है? प्रत्यक्ष है। क्लियर? ओके, और ये कर रहा था, बाद में बोलो एग्जाम फॉर्म ही नहीं भर रहा, पकड़ पकड़ के बोल रहा कहाँ इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी बर्बाद हो गया। अरे समझे नहीं समझे? बोलो ये प्रत्यक्ष नहीं है। बात समझ ना? बोलो ओके, तो एक एडजस्टमेंट वाला पर्सन कभी भी किसी चीज को कोसेगा नहीं। बोलो बात समझ में? क्योंकि वो तो सांस ही होगा, बोलो वो तो परिश्रमी होगा, एक नहीं तो दूसरी जगह उसको कंपनसेट, बोलो करेगा। ये समझ रहे हो? बोलो क्लियर? मार्ग बदलना। ठीक है, तो प्रत्यक्ष एकदम इजी है, आपको कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। क्लियर? बोलो ये नोट किए थे चार नाम? बोलो ठीक है।
ओके, किया नोट बोलो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये वर्ड भी लिखा हुआ आता है, शोधन। क्लियर, ये भी प्रत्यक्ष है। शोधन मतलब फिल्टर करना, मेरी असक्सेस किस वजह से है, प्यूरिफिकेशन करना। और शोधन मतलब समझ रहे, बोलो क्लियर, ओके। नहीं, यहाँ पर शोधन का मतलब है फिल्टर्ड करना। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ, वो रिसर्च तो अनुसंधान होता है, मैं शोधन नहीं समझते हो। अरे किसी चीज को फिल्टर्ड करना, बोलो आपसे हम प्यूरिफाइफिकेशन करना, क्लियर, वो शोधन है, ठीक है। फर्स्ट है समस्या का प्रत्यक्ष निराकरण, मतलब डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लियर, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इनमें से कोई भी लाइन मिल जाए, वो किस मेथड को बताती है, प्रत्यक्ष को बताती है, ठीक है। ओके, चार लाइनें लिखी मैंने। पहला है समस्या का निराकरण करना, असफलता का विश्लेषण करना, एनालिसिस, मार्ग बदलना, चेंज ऑफ पाथवे, और फिल्ट्रेशन ऑफ प्रॉब्लम, क्लियर, ओके। तो तब तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। तब तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। लेकिन एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट, बोलो क्लियर, ओके। तो अब मैंने लिखा यहाँ पर प्रत्यक्ष विधियां, ठीक है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड, ओके। पहले मैं सबके नाम लिख रहा हूं, इधर ध्यान देना। मैंने कहा, पहला लिखा मैंने दमन, रिप्रेशन, ओके। दूसरा मैंने लिखा समन, सप्रेशन, ओके। तीसरा लिखा मैंने युक्तिकरण या औद्देश्य स्थापना, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। उसके बाद मैंने लिखा तादात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन, ओके। अंतरक्षेपण, इंट्रोजक्शन, ओके। नंबर 8 विस्थापन, ओके। डिस्प्लेसमेंट, नंबर 9 प्रतिकरण,
प्रतिकरण, एंटागोनिज्म, प्रतिगमन, रिट्रैक्शन। ओके, ये 10 मेथड है एग्जाम में क्वेश्चन का खजाना। बात समझ में है? अब थोड़ा इधर ध्यान देना, हर एक मेथड अपने आप में इंडिविजुअल अलग है, क्लियर। बट मैंने थोड़ा ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि इन दो में स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसका मतलब इन दो को कंपेरेटिवली स्टडी करना पड़ेगा। इन दो में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कब ये करना, कभी हल्का हल्का सा फर्क है, और वही फंडा हमें क्लियर करना है कि कब क्या टिक करना। ज्यादातर 99% स्टूडेंट ये सब रटते हैं। बात समझ में आए बोलो? और अगर एग्जामिनर होशियार हुआ और वो बारीकी से चीज पूछेगा, एग्जाम्पल में हल्का सा फर्क, तो अगर आपका समझा हुआ नहीं है ना, तो आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, और इनमें ज्यादातर दो ऑप्शन में ही कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, क्लियर। ओके, ये इंडिविजुअल है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तादात्म्य और अंतर से अपन, ये और ये फिर वापस कनेक्टेड है। तो मैंने कैसे लिखे समझ में आया बोलो, ताकि आपको फंडे क्लियर हो। ओके, अब मैंने ये 10 बताए, ये 10 मतलब बहुत बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और मैं आपको ये 10 के 10 बहुत अच्छे से व्यवहारिक तरीके से कि एक्चुअली है क्या ये, वो समझेंगे हम, क्लियर। खाली किताबों में लिखी हुई मीनिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो सबको पता होता है। जब तक आप समझोगे नहीं दमन है क्या, समन है क्या, या सिगमंड फ्राइड ने किस रेफरेंस में ये वर्ड दिए हैं, बात समझो ना। ओके, क्योंकि मैं अभी आपको दमन और समन की परिभाषा बताऊंगा, किताबों में लिखी वाली, क्लियर। पहले मैं भी बोलूंगा, हवा भी नहीं लगती क्या कहना चाह रहा है, बोलो बात समझ में। लेकिन जब हम इसको रियल में जानेंगे कि सिगमंड फ्राइड ने मीनिंग क्या बताया है रिप्रेशन, क्योंकि सिगमंड फ्राइड क्या था, मैंने आपको पहले कहा साइंस का पर्सन था, डॉक्टर था सिगमंड फ्राइड, बोलो क्लियर। तो उसने जो बातें कही है वो मतलब हर कोई नहीं समझ पाता कि वो क्या कहना चाहता है। मेरी बात समझ में आए बोलो क्लियर। तो ज्यादातर क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से जो समझ में आ गया किताब में लिखा रट लिया, बात समझ वो चीजें हैं, ठीक है। तो एक बार ये नाम नोट करोगे, और मैंने पहले ही कहा यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ओके, नोट करोगे। मैं इंग्लिश में क्यों बताता हूँ, समझ में आया बोलो आपको? एक बार हिंदी का नाम धोखा दे सकता है, लेकिन इंग्लिश का नाम कभी धोखा नहीं देता है, और ज्यादातर मतलब साइकोलॉजी सब हिंदी में ही ध्यान रखते हैं, बात समझ ना। ओके, स्पेशली इनका तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखना, क्लियर। हिंदी के साथ साथ क्या लिखना, इंग्लिश भी, क्लियर। कौन सा थर्ड, युक्तिकरण या औदिच्य स्थापना, क्लियर। ओके, मैं लिखता हूँ वो समझ में आता है। ओके, थोड़े दिन दिक्कत आती है, फिर एडजस्ट होने के बाद नहीं आती है, ठीक है। एडजस्टमेंट ही पढ़ रहे हैं अपन, बात समझ ना। ऐसे लिखूं, मना भी नहीं कर रहे हो।
क्या लिखा समझ में आ रहा है? बोलो. दिस वन इज एंटागोनिज्म. क्लियर? रिट्रैक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोजंक्शन. क्लियर? डिस्प्लेसमेंट. ओके. अब ये 10 एक बार मैंने पढ़ा दिया, फिर आपको हमेशा हमेशा ध्यान रहेगा. अगर एक दो बार रिवीजन कर लिया, फिर कभी एग्जाम में भी पढ़ने की जरूरत नहीं. 4 ऑप्शन का खेल आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे कोई एग्जाम्पल दे तो मुझे 4 में क्या टिक करना वो मैं सिखा दूंगा. बोलो बात समझ में आए? बोलो कब क्या कौन सा टिक किया जाता है और किस में क्या बारीकी से फर्क है. क्लियर? तो हम सबसे पहले दो आपको मैं समझा रहा हूं, दमन और समन. क्लियर? रिप्रेशन और सप्रेशन. ठीक है, एक बार नाम नोट कर लिए. बोलो ये सारे मेथड कैसे मेथड है? डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट. मैंने आपको डायरेक्ट टॉपिक में ऐसा नहीं किया कि समायोजन की विधियां और ये 10 पढ़ा दी. बोलो हमें पहले पता होना चाहिए कि 4 मेथड है: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आक्रामक और क्षतिपूर्ति. क्लियर? बोलो क्षतिपूरक. फिर हमने डायरेक्ट पढ़ा, अब हम इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं. इनडायरेक्ट में सारे बता रहा हूँ. बोलो बात समझ. फिर एग्रेसिव पढ़ेंगे, फिर एग्रेसिव के टाइप, फिर कंपनसेटरी, फिर उसके टाइप. तब कोई जाकर आपको सारा लॉजिक क्लियर होगा कि मुझे कब क्या करना है. ठीक है? लेकिन क्वेश्चन किससे आता है? बोलो ज्यादातर यहीं से आता है. ठीक है? अब मैंने कहा मैं पढ़ाने जा रहा हूं पहले ये दमन. क्लियर? ओके. चूंकि मिलती जुलती है इसलिए मैं एक साथ बता रहा हूं, मैं कोई अंतर नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना. क्लियर? ओके. दमन और समन. ठीक है? एक है मैंने कहा रिप्रेशन, बोलो एक है सप्रेशन. ठीक है? ओके. सबसे पहले तो ये दो शब्द, स्पेशली ये दो शब्द किसने दिए हैं? सिगमंड फ्राइड ने. क्लियर? बोलो किसने दिए हैं? बोलो सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं. ठीक है? किसने दिए हैं? सिगमंड फ्राइड ने. ओके. अच्छा, सिगमंड फ्राइड का नाम तो सुना ही है बोलो आपने. ठीक है? देखो क्या कहता है सिगमंड फ्राइड. बोलो दमन समन. दमन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की कोई इच्छा, कोई बात, कोई ख्याल का उसकी बिना जानकारी के चेतन मन से अचेतन मन में जाना, कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाना, इसे क्या कहते हैं? दमन. किसी भी इच्छा, बात, ख्याल का बोलो हमारे जानकारी में चेतन मन से अचेतन मन में जाना. ये जो मैंने अभी बोला है ये किताबों में लिखा होता है. जब कभी पढ़ते हो तो दिमाग में आता है ये क्या कहना चाह रहे हैं. बात समझ. मतलब बिना जानकारी के कोई चीज जा सकती है क्या? अरे समझे समझे. बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ. जब बोलो हम ऐसा कभी आपने पढ़ोगे तो ये दिमाग में ख्याल आता है. क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ एक्चुअली सिगमंड फ्राइड क्या कहना चाहता, मेरी एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ. क्लियर? देखो ये दमन कब होगा? सिगमंड फ्राइड कहता है कोई ख्याल, कोई बात, कोई इच्छा क्षण भर के लिए दिमाग में आए. क्या आए? क्षणिक, कुछ सेकंडों के लिए दिमाग में आए और फिर बिल्कुल भी नहीं आए, तो क्या होगा? दमन होगा. मतलब आपने उस ख्याल, उस बात, उस इच्छा को क्या कर दिया है? दमित कर दिया. क्या कर दिया है? दमित कर दिया है. क्लियर? और आपसे कोई बात, कोई ख्याल, कोई इंसिडेंस, कोई घटना, कोई इच्छा का बोलो बार बार दिमाग में आना और आप खुद ही मन को अब जो हुआ सो हुआ, अब डिस्कस करना व्यर्थ है और थोड़ी देर में खुद ही वापस डिस्कस कर रहे हो. बात समझ में? अब इनको एग्जाम्पल से समझो. क्लियर? मैंने अभी जो जो अंदर की बात बताई समझ में आए कि किसी बात, किसी ख्याल, किसी इच्छा, किसी इंसिडेंस का क्षण भर के लिए दिमाग में आना फिर बिल्कुल नहीं आना, तब तो क्या होगा? दमन. और बार बार दिमाग में आएगा तो समन. क्लियर? ऐसा सिगमंड फ्राइड ने कहा है. जैसे मैंने कहा एक
माता पिता के इकलौती संतान है लड़की, क्लियर, ओके। और उसने प्रण लिया कि मैं जीवन भर अपने माता पिता की सेवा करूंगी, शादी वादी प्यार व्यार कुछ नहीं करूंगी, क्लियर, ओके। बोलो वो हो गई है लड़की बड़ी। एक दिन उसके पिताजी माताजी बीमार थे। बोलो एक डॉक्टर आया घर पे, बात समझ में आया बोलो। और डॉक्टर इलाज कर रहा, डॉक्टर को देख के उसके मन में ख्याल आया, यार ये डॉक्टर से प्यार करूं, इसे शादी कर लूं तो सही रहेगा। फिर तुरंत आया, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मेरे मम्मी पापा की सेवा करनी है, क्लियर। और उसके बाद वो बात उसके दिमाग में कभी वापस नहीं आई। तो क्या कहलाएगा? दमन। दमन का मतलब समझ में आया? उसने अपनी वो इच्छा, वो बात, वो ख्याल एक क्षण भर के लिए दिमाग में आया और फिर बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया। इसका मतलब उसने क्या कर दिया? उसको दमित कर दिया। बात समझ में? तो दमन होगा। तो क्या होगा? दमन होगा, क्लियर। ऐसे ही मैंने कहा एक महिला है, सुबह सुबह उठी, आपसे मैं करूं दूध वाले से झगड़ा हो गया। किससे झगड़ा हो गया? दूध वाले से। दूध कम लाया, दूध में पानी ज्यादा लाया, दूध में मच्छर था, कुछ भी कारण हो गया, बात समझ में? दूध वाले से सुबह सुबह क्या हो गया? झगड़ा हो गया, क्लियर। झगड़ा हो हुआ के खत्म हो गया, बात समझ में? नाश्ता करने बैठे, बोलो आपसे मैं करूं फिर वही बात, दूध वाले को हटाना पड़ेगा, ये दूध वाला बहुत खराब है, झगड़ता बहुत है, क्लियर। फिर खुद ही कहेगा चलो अब छोड़ो कोई बात नहीं, बात खत्म, क्लियर, ओके। लंच के टाइम वापस चालू हो गए, अरे समझे समझे, बोलो क्लियर, ओके। ये दूध वाला खराब है, मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आया? ओके। डिनर पे फिर चालू हो गए, अरे समझे मतलब किसी बात का बार बार दिमाग में आना क्या कहलाएगा? सबन। क्या कहना चाहता सिगमंड फ्राइड, समझ में आया? दमन और समन में आपसे पूछा जाए कि एक कहावत, जो हुआ सो हुआ, अब डिस्कस करना व्यर्थ है, बोलो इसमें लागू होते कि इसमें लागू होती? इसमें, अरे समन में। किसमें? बोलो समन में। क्योंकि अगर ऐसा कोई बार बार कहेगा तो या तो बोलो जो झिल रहा है वो ऐसा कह ही देगा, बोलो क्लियर, कि अब जो हुआ सो हुआ, अब डिस्कस करना व्यर्थ है, बात समझ में? ओके। और वो कहेगा हाँ अब कोई डिस्कस नहीं करेगा इस मैटर पे, बोलो बात समझ में? जानकारी के चेतन से अचेतन में डाला, लेकिन थोड़ी देर में वापस रे क्या, बात समझ में आया? बोलो क्लियर। तो होगा समन में। क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आए? मतलब किताबों में क्या लिखा होता है कि किसी बात, किसी ख्याल, किसी इच्छा, किसी डिजायर का हमारी बिना जानकारी के चेतन से अचेतन में जाना क्या कहलाता है? दमन। और बोलो हमारी जानकारी से चेतन में अचेतन जाना समन। लेकिन मैंने अंदर की बात बताई कि सिगमंड फ्राइड क्या कहना चाहता है, दमन क्या और सबन क्या है। अब आपको कभी इन दोनों में कंफ्यूजिंग नहीं होगी कि मुझे कब दमन करना और कब समन करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्लियर। आप अपने एग्जाम की मस्त तैयारी कर रहे थे, क्लियर, अचानक आपके दिमाग में ख्याल आया यार मैं मूवी देखने जाऊं, बात समझ में? क्या ख्याल आया? मूवी देखने जाऊं। फिर नहीं नहीं पढ़ाई करनी है, बस। फिर 2-3 महीने ख्याल ही नहीं आ रहा कि कोई मूवी जैसी चीज है, तो क्या है? दमन है, बात समझ में आया? बोलो। और उस समय तो मन को रोक लिया और शाम होते होते वापस मन में आए मूवी देखने जाऊं, तो क्या है? समन है। अरे समझे समझे, बोलो। एक ही चीज दमन भी हो सकती है और समन भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसमें भाव कैसा है, बोलो बात समझ ना? दमन समन समझ में आया? बोलो आपको क्लियर, ओके। तो इन जितनी की जितनी ये मैंने आपको बताया, अगर इनको समझोगे व्यवहारिक तरीके तो आपको याद रहेगी और आपको एग्जाम में भी कंफ्यूजिंग नहीं होगी। खाली किताबी लैंग्वेज से रट लिया तो 4 दिन बाद वापस भूल जाते हैं, क्लियर, ओके। तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा था, समझ में आया? बोलो क्लियर। मैंने कहा किसी बात, ओके, या ख्याल या इच्छा, इच्छा मतलब डिजायर, क्लियर, ओके, का क्षण भर, ये क्षण भर का मतलब क्षणिक मतलब समझ गए? बोलो इंस्टेंटली, बोलो क्लियर। क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए बोलो, मैंने कहा के लिए दिमाग में आना, क्लियर, ओके। फिर बोलो आपसे मैं करूं, फिर
ठीक है, कभी ने आना, क्लियर। तो क्या होगा, दमन। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। और मैंने कहा किसी बात या ख्याल या इच्छा, क्लियर, का बार बार दिमाग में आना, क्लियर, क्या होगा, समन, क्लियर। तो इसमें इसमें जानकारी, इसमें बोलो इच्छा या बात व्यक्ति के बिना जानकारी के चेतन से अचेतन में जाती है। देखो मैंने किताबी लैंग्वेज बाद में लिखी है और पहले रियल मीनिंग लिखा है। बात समझ में आया, बोलो क्लियर, ओके। और इसमें इसमें इच्छा या बात व्यक्ति की जानकारी में चेतन मन से अचेतन मन में जाती है, क्लियर। और मैंने कहा इसके लिए कहावत है, बोलो। मैंने कहा यहाँ पर जो हुआ, ओके, सो हुआ। अब ठीक है, डिस्कस करना व्यर्थ है, ठीक है, बोलो व्यर्थ है। ये किस में कहा जाता है, समन में, क्लियर। मैंने समझाया, समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। ये शब्द किसने दिए हैं, सिगमंड फ्राइड ने। क्या कहना चाहता सिगमंड फ्राइड, कब रिप्रेशन यूज होगा और कब सप्रेशन यूज होगा, क्लियर, ओके। रिप्रेस कर दिया मतलब वापस ख्याल नहीं आएगा, खाली सप्रेस किया तो वो बार बार दिमाग में बात आएगी, क्लियर। बोलो आज दो बताई, बाकी सारे कल बताऊंगा। आया समझ में, बोलो ये क्लियर।